गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने लास्ट क्लास में कंसीडरेशन शुरू किया था ना। यस मैम। यस ठीक है, मैम। मैंने आप लोगों को वो शेयर किया क्या पीडीएफ उसका? यस मैम। पीडीएफ गया क्या आप लोगों के पास? यस मैम आया है। ठीक है, चलो अब हम लोग शुरू करते हैं। मैं एकदम स्क्रीन शेयर करती हूँ। एक मिनट, आज सिर्फ दो ही स्टूडेंट है, नसरीन और आप। लवली हो गया। चलो ठीक है, मैं बाद में देखूंगी कुछ और लोग आएंगे। तो देखना जहां तक हो चुका था बस मुझे ये याद दिला दो। कंसिडरेशन मैंने बताया था, ये सब क्या है? प्रॉमिस टू पे है। टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूशन, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर कंसिडरेशन, लॉफुल कंसिडरेशन और वैलिड कंसिडरेशन। ये सब हुआ था या नहीं हुआ था? ये सब मैंने बताया था ना। कंसिडरेशन रियल इल्यूजनरी क्या होता है, प्रेजेंट कंसिडरेशन किसको बोलते हैं, पास्ट कंसिडरेशन किसको बोलते हैं, फ्यूचर कंसिडरेशन। फ्यूचर कंसिडरेशन यानी कि फ्यूचर में करने का। हाँ हाँ। पास्ट कंसिडर यानी कोई एक पार्टी पूरा काम कर चुका है और दूसरी पार्टी को अब वो करना है तो वो पास्ट के लिए करेगा। एंड प्रेजेंट कंसिडरेशन में पास्ट कंसिडरेशन मतलब काम पहले ही किया जा चुका है। जैसे कि कोई किसी की जान बचा लेता है या कोई किसी को उसके लिए बोलता है कि मैं तुम्हें पे करूंगा और उसके बाद अब वो पे कर रहा है, तो एक तरफ से काम हो चुका है और उसको अब फुलफिल किया जा रहा है। और ये प्रेजेंट कंसिडरेशन मतलब क्या होता है? प्रेजेंट कंसिडरेशन इज समथिंग व्हिच ऑलरेडी हैव बीन डन, बॉन्ड, सफर्ड, यानी कि एक पार्टी कर चुका है और एक को करना बाकी है। ठीक है, ठीक है। पास्ट कंसिडरेशन भी वही है, लेकिन काम पूरा होली डन और सफर्ड और बॉन्ड, ठीक है ना, कंप्लीटली हो गया रहता है। नाउ आते हैं हम लोग कंसिडर मस्ट मूव। हाँ, अब हम लोग यहाँ पे एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कंसिडरेशन में आते हैं कि वैलिड कंसिडरेशन क्या है। कंसिडरेशन नॉर्मली क्या होता है, मैंने कल आपको बताया था कि टू एक्ट और टू डू समथिंग और टू एब्सटेंस फ्रॉम डूइंग समथिंग। या तो कुछ करना है या एब्सटेंस ऑफ डूइंग समथिंग, वो काम कर लेना है या वो काम नहीं करना। दोनों ही तरीके का कंसिडरेशन होता है, यानी पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों ही कंसिडरेशन हो सकता है। कंसिडरेशन कैसा होना चाहिए? तो रियल होना चाहिए, इल्यूजनरी नहीं होना चाहिए, यानी कि वही काम हो सकता है जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है कर पाना, वैसा नहीं होना चाहिए जिसको आप प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। या तो लीगल इम्पॉसिबिलिटी हो सकती है या फिर फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी होती है। मैंने आपको लीगल का एग्जांपल दिया था कि कोई चीज मान लो आपने प्रॉमिस किया, उसके बाद से रात से चेंज हो गया वो नियम, ठीक है ना, नेक्स्ट डे से चेंज हो गया, तो अब आप क्या हो सकते हैं, लीगली आप पॉसिबल नहीं है उसको एग्जीक्यूट कर पाना, तो ये लीगल हो गया। उसी तरह होता है कि फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी, कि फिजिकली करना। ठीक, तो फिजिकली वो काम करना इम्पॉसिबल हो जाता है, तो उसको फिजिकल इम्पॉसिबल। तो किसी भी तरीके का कंसिडरेशन फिजिकल या फिर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। फिजिकल होना हो जाए या फिर लीगल इम्पॉसिबिलिटी हो जाए तो उस तरीके के काम को हम नहीं कर सकते, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, ये इम्पॉसिबल कंसिडरेशन नहीं देना है किसी को। उसके बाद कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर। अच्छा, अब इसका मतलब सुनना। सबसे पहला इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कंसिडरेशन का कि कंसिडरेशन हमेशा किसके तरफ से मूव करेगा? प्रॉमिसर के तरफ से मूव करेगा। मान लो कि तुम लवली ने अपने ही मन से मेरे लिए कुछ खरीद कर ले आई, तो क्या मुझे लवली को पे करना है? नहीं नहीं ना। अब मैं जब बोलूंगी कि ये ले आओ, मैं तुम्हें इसके बदले में इतना पैसा दे दूंगी, तब आप वो काम करोगे और तब मेरा फाइनली मुझे आपको कुछ देना है। लेकिन अभी क्या है, आप अपनी इच्छा से लेकर आए हो, अपनी इच्छा से कोई काम करो, तो अब मेरा कोई कंसिडरेशन नहीं बनता है, मेरा कोई ये नहीं बनता कि मुझे आपको कुछ देना है या कुछ पे करना, राइट।
तो इसको हम क्या बोलेंगे कि कंसिडरेशन मेरी इच्छा से मूव करना चाहिए। जो ऑफरर है, जो प्रॉमिसर है, उसकी इच्छा से मूव करेगा, वो बोलेगा तभी आप उसको एग्जीक्यूट करें और तभी आपको पैसा देंगे। वॉलेंटरली एक्ट के लिए क्या है, वॉलेंटरी एक्ट के लिए नाउ अगर आपने अपनी इच्छा से कुछ किया है तो नाउ इट डिपेंड्स अपॉन मी कि मैं क्या उसके बदले में एज ए ग्रेटिट्यूड अब थैंक और गेस्चर के रूप में कुछ करना चाहती हूँ या कुछ रिटर्न करना चाहती हूँ या नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझसे वो ले सकते हो। समझ में आया? समझ में आया? अब एक एग्जांपल देखते हैं, यहाँ आपको समझ में आया। वॉलंटरी एक्ट के लिए कोई कंसिडरेशन नहीं होता, अपनी मर्जी से आपने कुछ काम किया, इसके लिए मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई कंसिडरेशन मैंने आपको नहीं दिया था, इसीलिए इसके लिए कोई कंसिडरेशन नहीं होता है। नाउ आते हैं आगे। क्या है ये कि एक बिल्डर है, दुर्गा प्रसाद और बलदेव का केस है यहाँ पे, जहाँ पे क्या है, एक बिल्डर है जो बोलता है, क्या बोलता है, ये एक बिल्डर बोलता है कि कलेक्टर के बोलने पर क्या करता है कि वो शॉपिंग एरिया को, मार्केट एरिया को क्या करता है, एक्सपैंड करने की कोशिश करता है, बढ़ाने की कोशिश करता है, उस एरिया को, मार्केट एरिया को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, राइट। अभी क्या है कि उसने बोला, कलेक्टर ने बोला कि जाओ इस मार्केट एरिया को इम्प्रूव कर दो, यहाँ 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 क्या कर दो, चेंजेस कर दो, जिससे क्या हो जाए कि मार्केट सुंदर हो जाए। ठीक है, तो ये कलेक्टर ने उसको कहा। अब क्या क्या, जहां पर वो ठीक कर रहा था वहां पे कोई आदमी था, उसने बोला कि भाई तुम कर ही रहे हो काम, तो यहाँ पे भी जरा ठीक कर दो, इससे क्या होगा कि मेरा काम अच्छे से हो जाएगा, मेरा काम अच्छे से हो जाएगा, तुम यहाँ पे भी ये काम कर दो, राइट। अभी क्या हो गया कि उसने कर दिया, ठीक है ना। ये देखो मैं फिर से बोलती हूँ, जो बिल्डर है, बिल्डर अपने खर्चे पे कलेक्टर के कहने पर, यानी कलेक्टर प्रॉमिसर है, कलेक्टर के कहने पर क्या किया, उसने मार्केट एरिया को कंस्ट्रक्ट और इम्प्रूव करना शुरू किया। ठीक है, ये मार्केट एरिया का कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया। अब किसी शॉपकीपर ने बोला भैया यहाँ पे भी फलाना चीज कर दो, मैं तुम्हें इसके बदले में पे कर दूंगा। समझ में आया? और क्या किया, जो दुर्गा प्रसाद था उसने वो काम कर दिया। ठीक है, उसको बोल, जैसा कि उसने बोला है, उस किसी शॉपकीपर ने उसने काम कर दिया। बाद में शॉपकीपर ने उसको पैसे देने से मना कर दिए। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अभी जो उसने पैसे देने से मना कर दिया, तो अब दुर्गा प्रसाद जाता है, जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो जाता है कोर्ट में और बोलता है देखिए इसके कहने पर मैंने ये सब कर दिया, लेकिन फिर भी अब मुझे पैसा नहीं दे रहा है। कोर्ट क्या बोलेगा कि सिंस इसका कॉन्ट्रैक्ट, ये जो मार्केट एरिया को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट था, ये आपको किसने दिया था, तो कलेक्टर ने दिया था, तो जो भी काम आप करेंगे कलेक्टर के इच्छा के हिसाब से करेंगे तो आपको पेमेंट मिलेगी। बीच में किसी और ने आपको बोल दिया ये कर दीजिए वो कर दीजिए और आपने किया, तो प्रॉमिसर की तरफ से तो नहीं आया था, राइट। जिसने आपको करने के लिए कहा था उसने तो आपको नहीं कहा था कि यहाँ पर तुम कुछ करना, उसने जितना आपको इंस्ट्रक्शन दिया था आप उतना काम कर दीजिए, बस आपको उसके लिए पेमेंट मिल जाएगा। बाकी किसी के कहने पर अगर आप करेंगे तो इट मस्ट कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर, ऑफरर, जिसने आपको ये काम दिया है उसके डिजायर से मूव होना चाहिए। तो आपने चूंकि ऐसा नहीं किया, इसीलिए क्या होगा, ये आप इंटाइटल्ड है क्या, बताओ तुम लोग, क्या वो इंटाइटल्ड हो पाएगा इसके लिए? बोलो। कौन मैम? अभी इस केस में हमने क्या बोला कि एक है कलेक्टर और एक है कंस्ट्रक्टर। मान लो कंस्ट्रक्टर के कहने पे जो भी बनाने वाला है उसको कलेक्टर ने बोला कि आप क्या करिए, इसको, इस एरिया को थोड़ा डेवलप कर दीजिए, ठीक है ना, इसको डेवलप कर दीजिएगा तो क्या होगा कि यहाँ पे मार्केट एरिया अच्छा हो जाएगा। उसने डेवलपमेंट का काम कर दिया, ठीक है, उसने डेवलपमेंट का काम कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि एक किसी दुकानदार ने, वहीं पे कोई दुकानदार था, बोला भैया यहाँ पे भी कर देना, तुम ये सब काम करो, यहाँ पे भी थोड़ा डेवलप कर दो। अपने दुकान के सामने उसने कुछ काम करवा लिया कॉन्ट्रैक्टर से। अब उसने काम कर दिया लेकिन अब वो दुकानदार उसको पैसे नहीं दे रहा है, तो वो उसको स्यू करेगा। मतलब वो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो दुकानदार को स्यू कर रहा है कि इसने मुझे इतना काम करवा लिया और पैसे नहीं दे रहा है। तो कोर्ट क्या बोलेगी, कोर्ट बोलेगी कि आप इसको पैसा दे दीजिए, आपने काम करवाया है। नहीं। कॉन्ट्रैक्टर को कि सिंस ये जो ऑफर दिया गया था, ये जो मार्केट एरिया को डेवलप कराने का आपको काम दिया गया था, वो काम आपको किसने दिया था, कॉन्ट्रैक्टर ने, सॉरी कलेक्टर ने दिया था। तो जब तक कलेक्टर ने नहीं बोला है
इस काम को करो, तब तक आपको करना नहीं चाहिए था। अगर आपने किया भी है तो आपका ये वॉलंटरी एक्ट है, इसके लिए आप पैसा नहीं मांग सकते, ना ही शॉपकीपर से और ना ही कलेक्टर से, क्योंकि ये अलग कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं था। जितना आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया था आप उतना ही करते। समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. नहीं समझ में आया तो पूछो, मैं फिर से बताऊंगी। इसीलिए बोलते हैं कि कंसिडरेशन किसके, ऑफरर के कहने पर होना चाहिए। अगर कोई वॉलंटरीली अपनी इच्छा से कुछ कर देता है और चाहता है कि मैं इसके लिए भी आपसे अब पैसे ले लूं, तो ये कंसिडरेशन के अंदर में डिफाइन नहीं होता है, उसके अंदर कवर नहीं होता है। दूसरा है कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम एनी पर्सन इंक्लूडिंग द प्रॉमिसी। सबसे पहले कंसिडरेशन आना चाहिए किसके तरफ से, ऑफरर की तरफ से। अब ये बोल रहा है कि कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम एनी पर्सन इंक्लूडिंग द प्रॉमिसी का मतलब है कि जरूरी नहीं है कि हर बार प्रॉमिसर ही आपको कंसिडरेशन के लिए जो आपको करना है उसके लिए जिम्मेदार ठहराए। कभी कभी इसमें प्रॉमिसी या कोई तीसरा आदमी भी हो सकता है। ये केस देखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्या है। एक चिन्नैया वर्सेस रमैया का एक केस है। यहाँ पे चिन्नैया और रमैया कौन थे बता देती हूँ। यहाँ पे चिन्नैया मौसी थी रमैया, राइट। अब क्या हुआ, एक बूढ़ी औरत ने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी बेटी के नाम पे दे दिया। क्या किया, एक बूढ़ी औरत ने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी बेटी को दे दिया और उससे क्या कहा कि देखो भाई, ये प्रॉपर्टी है तुमको दे रहे, इसका इतना परसेंट हर महीने या हर साल, इसका इतना परसेंट। उस जमाने की बात है, 1882 की बात है ये, तो 653 बोली थी कि वो एक 653 एनुअली तुम मेरी बहन को पे करते रहना इसमें से। समझ में आया? एक माँ ने अपनी बेटी को सारी प्रॉपर्टी कर दी और बोली कि मेरी बहन को, यानी कि उस लड़की की मौसी, उसको तुम ये सारा 653 रुपीज एनुअली पे करते रहना। जब तक वो बोली, रमैया बोली कि ठीक है मैं ऐसा कर दिया करूंगी, और वो करती भी रही। जब तक उसकी मदर जिंदा थी तब तक तो वो सारा पैसा देती रही, लेकिन उसके मदर के जाने के बाद उसने ये जाना बंद कर दिया, देना बंद कर दिया। अब कौन है कॉन्ट्रैक्ट की जो पार्टी है, वो तो उसकी माँ और बेटी है, राइट। Yes, ma'am. है ना, प्रॉमिसर और प्रॉमिस तो वो दोनों। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट से देखो, इस कंसीडरेशन से स्ट्रेंज जरूर है उसकी मौसी, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट से, कॉन्ट्रैक्ट की तो पार्ट है। समझ में आ रहा है? अब उसकी मौसी ने कहा कि अभी तक देती थी पर अब नहीं दे रही है, तो उसने स्यू कर दिया। ठीक है, स्यू कर दिया तो कोर्ट ने जो फैसला दिया वो बोले कि देखिए कि भले ही आप, चूंकि आपने अग्री किया था अपनी मम्मी को कि देते रहेंगे और आप देते आए हैं और अब आप नहीं देंगे, तो आपको इसके लिए जो प्लेंटिफ है, जो सफरर है, जो सफर करा और जिसने आपको स्यू किया, प्लेंटिफ मतलब जो याचिका दायर करता है, उसको आपको देना पड़ेगा पैसा, क्योंकि प्लेंटिफ वॉज स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन। कंसिडरेशन के लिए भले ही वो स्ट्रेंजर है, भले ही उसको नहीं मालूम है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की वो हिस्सा थी, तभी तो आप उसको पे करते आए हैं, तो बाद में भी आपको पे करना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि प्रॉमिसर बोलेगा तभी आप पे करिएगा, प्रॉमिसर नहीं है और जिसको अभी तक बेनिफिट होता आया है उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, वो भी आपको उसके लिए स्यू कर सकता है, आपको उसको पे करना पड़ेगा। अभी समझ में आया? ये जो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है, मान लो कि हमारे तुम्हारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ और किसी तीसरे को हम बोलते हैं कि हर महीने इसमें से ये तुम देते रहना, तो अभी मैं नहीं भी रहूंगी तो भी तुम्हारा काम है कि तुम उसको देते रहना, सिंस यू अग्रीड ऑन दिस पॉइंट, राइट। और नहीं देंगे तो दूसरा है जिसको अभी तक बेनिफिट मिल रहा था उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, वो उसमें आपको स्यू कर सकता है। ठीक है, इसलिए बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट जो कंसिडरेशन है वो जरूरी नहीं कि सिर्फ प्रॉमिसर ही हो, प्रॉमिसी या फिर कोई तीसरा आदमी भी उसके लिए आपको बोल सकता है कि आपको ये देना है। समझ में आया? Yes, ma'am. तो हमेशा कॉन्ट्रैक्ट जब स्टार्ट होता है तो प्रॉमिसर के कहने पे, कंसिडरेशन जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होता है वो उसके कहने पे होता है, कॉन्ट्रैक्टर के कहने पे होता है, सॉरी प्रॉमिसर के कहने पे होता है, लेकिन इसका जिसको इस कॉन्ट्रैक्ट से फायदा हो रहा है वो भी इसके लिए बोल सकता है। अब थर्ड आते हैं, ये हो चुका। थर्ड क्या है? फॉर ईच इंडिपेंडेंट प्रॉमिस देयर मस्ट बी एन इंडिपेंडेंट कंसिडरेशन, यानी कि अलग अलग प्रॉमिस के लिए, ठीक है, अलग अलग कंसिडरेशन होना जरूरी है। इसको यहाँ पे मैंने डिटेल में नहीं लिखा है, मैं अभी आपको बता देती हूँ कि क्या है। ये जब लिखा ना फॉर ईच
इंडिपेंडेंट प्रॉमिस देयर मस्ट बी इंडिपेंडेंट कंसिडरेशन, यानी कि एक पार्टी, अगर तुम मेरा 4 काम कर रही हो, ठीक है ना, तो चारों काम के लिए अलग अलग कुछ कंसिडरेशन होगा या एक ही में क्लब हो जाएगा। देखिए अगर कैसे, मैं बताती हूँ कैसे इसको हम समझ सकते हैं कि कोई डिफरेंट डिफरेंट काम कर रहा है, एक ही पार्टी है, एक ही एजेंट है, एक ही ब्रोकर है, जिससे आपको 2-3 सर्विसेज लेना है, तो आप एक ही कंसिडरेशन, हर प्रॉमिस के लिए अलग अलग कंसिडरेशन होता है, ठीक है। स्कूटी बेचेंगे तो उसके लिए अलग कंसिडरेशन होगा, कार बेचेंगे तो उसके लिए अलग कंसिडरेशन होगा, कहीं जाना है तो उसके लिए अलग कंसिडरेशन होगा, आपके लिए मैं कुछ करूंगा तो उसके लिए कुछ अलग कंसिडरेशन होगा। तो देयर आर डिफरेंट प्रॉमिसेस, और जब प्रॉमिसेस अलग अलग है तो उनके लिए कंसिडरेशन भी अलग अलग सेपरेट होगा। समझ में आया? कई बार क्या होता है, जैसे ट्रैवल एजेंसी है तो वो आपके ट्रैवल की पूरी जिम्मेदारी लेता है, तो क्या हो गया, एक ही काम है उसको, होटल बुकिंग कराना, टिकट कराना, वापस आपको लेके जाना और वापस आपको ड्रॉप करना, ये सारा एक ही प्रॉमिस है, पूरा आपके ट्रैवलिंग का अरेंजमेंट करना है, इसीलिए इसका एक कंसिडरेशन, एक पैकेज हो सकता है। लेकिन अगर आप कभी फ्लाइट बुक कराते हैं, कभी ट्रेन बुक कराते हैं, कभी होटल बुक कराते हैं और सारे अलग अलग कराते हैं, तो इसके लिए अलग अलग पे करना पड़ेगा। Yes, ma'am. ठीक, देखते हैं नेक्स्ट। कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट। कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट का क्या मतलब हुआ कि जब तक दोनों पार्टी, सपोज करो 2 पार्टी ए और बी है, दोनों के बीच में किसी प्रॉपर्टी को लेकर के, किसी सामान को लेकर के, किसी गाड़ी हो, कार हो, मोटर हो, बंगला हो, किसी भी चीज को लेकर के ट्रांजैक्शंस चल रहा है, जब तक एक पार्टी बोलती है, जब तक दोनों पार्टी म्यूचुअली एक दूसरे से क्या है, सहमत है कि भाई चलो हम कोई प्रॉपर्टी जो 5 लाख की है, लेकिन कोई दूसरा पार्टी उसको निकालना चाहता है, अपने किसी रिलेटिव को दे रहा है, बोले चलो तुम 2 ही लाख में ले लो, जब तक दोनों पार्टी में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है ना, तब तक जरूरी नहीं है कि अगर 5 लाख की प्रॉपर्टी है तो वो 5 लाख में ही बिके, अगर मेरा मन तो मैं 50,000 में भी बेच सकती हूँ। कोर्ट के नजर में सिर्फ कंसिडरेशन होना चाहिए, कुछ ना कुछ कंसिडरेशन होना चाहिए। कोर्ट यहाँ जिम्मेदार नहीं है कि वो मूल्य निर्धारित करे कि इस जमीन का, इस मकान का, इस गाड़ी का कितना पैसा हो, तो इसीलिए बोला गया कि कंसिडरेशन का एडिक्वेट होना जरूरी नहीं है, बस होना जरूरी है। भले ही 10 रुपया दे दो, लेकिन अगर 10 रुपया में पार्टी, दोनों ही पार्टी म्यूचुअली सहमत है, तो 10 रुपया भी कोर्ट के लिए क्या काम करेगा, कंसिडरेशन का काम करेगा। समझ में आया? इसलिए बोलते हैं कि कंसिडरेशन का एडिक्वेट होना, यानी कि एकदम पर्याप्त होना जरूरी नहीं है। जब तक दोनों पार्टी 10,000 की चीज को 500 में भी बेचे, लेकिन अगर दोनों पार्टी अपनी मर्जी से बेच और खरीद रहा है, तब तक कोर्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका कंसिडरेशन वैलिड कंसिडरेशन माना जाएगा। नेक्स्ट, कंसिडरेशन इज समथिंग व्हिच द प्रॉमिसर इज नॉट ऑलरेडी बाउंड टू डू। इसका मतलब हो गया कि कंसिडरेशन क्या है, कंसिडरेशन वो काम नहीं होता है जो आपको ऑलरेडी करना है। जिससे कि कोई सरकारी क्लर्क है, ठीक है ना, उसको किसी भी सूरत में अगर तुम्हारे नाम में मिस्टेक हो गया है, या तुम्हारा कोई काम है, ठीक है ना, जो उस ऑफिस से होना है, तो वो तुमको ये नहीं बोल सकता कि आप मुझे 5,000 रुपया दीजिए तो मैं आपका ये काम करा दूंगा। यू आर ड्यूटी बाउंड टू डू दिस थिंग। उसके लिए आपको सैलरी मिल रही, तो वो काम कराने के लिए आप मुझसे अलग से कुछ नहीं मांग सकते। मांग सकते हैं? समझ में आई ये बात? नहीं ना, आप तो ड्यूटी बाउंड हो, आपका तो कर्तव्य है, आप उसी के लिए सरकार ने आपको चयन किया, आपको सैलरी दे रही है हर महीना। तो इसको अगर कोई मांगता है तो वो वैलिड नहीं है, वो घूसखोरी कहलाएगा, वो इलीगल है, वो करप्शन है। दैट इज नॉट कंसिडरेशन कि आपका मैं ये काम कर दूंगा तो आप मुझे 500 या 1,000 रुपया दीजिए। क्योंकि सिंस क्यों नहीं दीजिए? क्योंकि ऑलरेडी आपको सरकार पे कर रही है सैलरी, वो आपका काम है। तो ऐसी चीजें जो आप ड्यूटी बाउंड हो, जो आपको करना ही है, उसके लिए क्या है, आप अलग से कुछ कंसिडरेशन नहीं मांग सकते हो। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स इज आस्क्ड बाय मिस्टर वाई टू कैरी गुड्स फ्रॉम पुणे टू मुंबई। ओके, ये है, हाँ मैं बताती हूँ। अभी मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को बोला, मिस्टर वाई कोई ट्रांसपोर्टर है, मिस्टर एक्स ने बोला कि मेरा जो भी सामान है मुंबई में, अभी मेरा ट्रांसफर हो गया पुणे, तो तुम नहीं, पुणे में है वो, तुम मेरा मुंबई पहुंचा दो। 2,000 रुपए पे बात हुई कि तुम मेरा सारा सामान 2,000 रुपए में पहुंचा दोगे। कहाँ पहुंचा दोगे? मेरे मुंबई वाले घर में, जहां पे मेरा ट्रांसफर हुआ पूना से मुंबई। ठीक है भाई, अग्रीड, हम आपको पहुंचा देंगे। अब क्या वो
ट्रैवल एजेंट या वो जो ट्रांसपोर्टर वो ये बोल सकता है कि नहीं 500 और ज्यादा लगेगा अगर मैं सही तरीके से आपके घर पहुंचाऊंगा, तो एकदम सुरक्षित तरीके से पहुंचाऊंगा, लेकिन 500 रुपया और लगेगा। वो बोल सकता है या नहीं बोल सकता? आप लोग बोलो। सिंपल है, थोड़ा बोलो, कुछ तुम लोग भी इंटरेक्ट करो। बोल आप भी सकता है। डराना। हाँ हाँ बोलो बोलो, कोई बात नहीं। आपको क्या लगता है फिर से बोल सकता है? देखो एक एक बोल ट्रांसपोर्टर सकते है। हैं मैम, क्या? बोल सकता है मैम। ओके, अब मैं दूसरा एग्जांपल देती हूँ। अभी बोलना बोल सकता है कि नहीं बोलता। हम लोग सब्जी मार्केट में सब्जी लेने जाते हैं, तो हम लोग वो बोलता है दुकानदार कि ये 20 रुपए किलो टमाटर है, ठीक है ना? तो हम बोलते हैं भैया अच्छे अच्छे टमाटर देना, गले हुए मत देना। तो वो बोलेगा क्या कि अच्छे टमाटर के लिए 25 रुपए लगेंगे? नो मैम, नो। नहीं बोलेगा ना। सेम कहानी, नहीं बोल सकता है। वो ट्रांसपोर्टर भी नहीं बोल सकता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टर को जब हम सामान बोल रहे हैं कि सामान लो और मेरे यहाँ से पुणे से मुंबई पहुंचा दो, इसका मतलब यही है ना कि तुम मेरे सामान को सुरक्षित पहुंचा दो। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तोड़ फोड़ के पहुंचा दो, किसी भी तरह पहुंचा दो, नहीं है ना। आई एम गिविंग यू 2000 क्योंकि तुम मेरे सामान को अच्छे से मेरे घर तक पहुंचा दो। तो अब वो ये नहीं बोल सकता, अब वो ड्यूटी बाउंड हो गया कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होगी कि जो तुमसे सामान उसने लिया है उसको तुम्हारे घर पे अच्छे से ड्रॉप कर दे, पहुंचा दे, और जो भी है मैम, अगर ये तो उसको लगाना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या? ये उसकी ये तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यस ये मैम। उस 2000 में इंक्लूडेड है। तो वो ये कोई भी ट्रांसपोर्टर या कोई भी जो दूसरा आदमी है वो ये नहीं बोल सकता कि मैं इस काम के लिए अच्छे से पहुंचाने के लिए एक्स्ट्रा 500 लूंगा, ये नहीं बोल सकता, क्योंकि यू आर ड्यूटी बाउंड टू डिलीवर माई थिंग्स इन अ प्रॉपर वे, इन अ प्रॉपर पोजिशन। तोड़ फोड़ के पहुंचाने के लिए पैसे नहीं दे रहे हम, अच्छे से पहुंचाओ, राइट? तो ये क्या होता है यस अब मैम। हाँ, तो यही चीज, ये पॉइंट ये है कि कंसिडरेशन इज समथिंग व्हिच द प्रॉमिसर इज नॉट ऑलरेडी बाउंड टू डू। मैंने एक एग्जांपल दिया कि मान लो सरकारी दफ्तर में कोई काम करता है, तो वो उसका काम है। बैंक में आप जाते हो पैसा निकालने के लिए, तो आपको क्या क्लर्क बोल सकता है कि नहीं ये आपको मैं 5000 दूंगा तो आपको 500 मुझे देना पड़ेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि नहीं वो मैम, ड्यूटी नहीं। का काम ही यही है करने, तो उसके लिए वो अलग से कोई कंसिडरेशन नहीं मांग सकता है। अब इसका दूसरा केस भी देख लेते हैं। लेकिन कब वो मांग सकता है? जब एक्स वाई को बोलता है कि ये पूरा सामान है, ये पूरा पैक कर दो, ये पूरा ये फलाना एड्रेस पे मुंबई में मेरे फलाना एड्रेस पे छोड़ देना, लेकिन ये एक कार्टन अलग से रख लो, और ये तुम नबी मुंबई में जाके छोड़ना है, ये तुम्हें वासी में जाकर के छोड़ना है, जो कोई और भी कोई दूसरा प्लेस है, ठीक है ना? उसके लिए क्या पड़ेगा? ट्रांसपोर्टर को और 10 किलोमीटर जाना पड़ेगा, या फिर कोई दिशा डायरेक्शन दूसरा चेंज करना पड़ेगा, या कोई दूसरी जगह जाकर के उसको डिलीवर करना है। अब ये क्या है? अब ये पहले वाले में क्लब नहीं, क्योंकि ये टू डिफरेंट काम हो गया। और जैसे हमने यहाँ पर देखा था ना कि ईच प्रोमिस के लिए अलग अलग इंडिपेंडेंट कंसिडरेशन हो गया। तो एक तो आपने उससे प्रॉमिस लिया है कि फलाने एड्रेस पे आपका सामान छोड़ दे, उसके लिए आप उसको 2000 दे रहे, ठीक है। लेकिन अगर उसके साथ ही आपने कोई और भी सामान दे दिया और उसको बोला कि वासी में छोड़ इसके लिए तो देना, या एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा ना मैम। क्या इसके लिए तो एक्स्ट्रा पे देना पड़ेगा ना, दूसरी जगह इसमें छोड़ने के लिए एक्स्ट्रा पे सामान। करना पड़ेगा, क्योंकि एडिशनल पे करना पड़ेगा, क्योंकि आप उसमें एडिशनल कोई दूसरा काम भी दे रहे हो, कोई दूसरा प्रॉमिस उसको एग्जीक्यूट करने के लिए बोल रहे हो, किसी दूसरे एड्रेस पे उसको जाने के लिए बोल रहे हो, तो वो आपके लिए 2 जगह जाएगा, 2 अलग अलग जगह सामान डिलीवर करेगा, तो दूसरे के लिए वो अलग से मांग सकता है। समझ में आया? यस मैम। क्लियर? ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये सब हम लोग एसेंशियल्स ऑफ कंसिडरेशन पढ़ रहे हैं। लास्ट पॉइंट है कंसिडरेशन मीन्स समथिंग विच इज ऑफ सम वैल्यू इन द आईज ऑफ लॉ, ठीक है। कंसिडरेशन, अभी मैंने आपको बताया कि कंसिडरेशन का एडिक्वेट होना जरूरी नहीं, एडिक्वेट होना जरूरी नहीं है का क्या मतलब हुआ था? अभी आप लोग मुझे एक्सप्लेन करो, फिर मैं लास्ट पॉइंट समझाऊंगी आपको। कंसिडरेशन का एडिक्वेट होना जरूरी नहीं है, इसका क्या मतलब? बोलिए, कोई बोलो। Consideration should not be adequate. Lovely, Rana. क्या हुआ, नहीं समझ में आया था वो पॉइंट? लवली,
एक पॉइंट अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया है कि कंसिडरेशन का एडिक्वेट होना जरूरी नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ? नहीं पता है। नहीं पता तो क्यों नहीं पूछते हैं? अभी 2 ही मिनट पहले ये पॉइंट डिस्कस हुआ है। मैं वापस से चलती, सुनो तुम लोग, इसीलिए बोलती हूँ कि वीडियो ऑन करके पढ़ाई करो। कोई मतलब नहीं है इस एटेंडेंस का, कोई मतलब नहीं होगा, कोई मतलब भी नहीं है मेरे मेहनत का। मैं मेहनत कर रही हूँ, मैं जोर जोर से बोल रही हूँ, एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, पर आप वीडियो ऑफ करके चाय बना रहे हो या कुछ किसी से बात कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, क्या मतलब है ऐसे क्लास का? कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि वीडियो ऑन करके पढ़ाई पढ़ाई करोगे तो वो दिमाग में घुसेगा, नहीं तो दिमाग में बात ही नहीं जाएगी कि क्या बोला जा रहा है। अभी ऑन करो वीडियो, तभी मैं बताऊंगी आगे। और सबको अलग अलग नहीं बोलूंगी, सब एक साथ वीडियो ऑन करेंगे। आबिद, आबिद, राना, लवली, ठीक है। अभी देखना कैसे समझ में आता है एक बार में, वही पॉइंट जो मैं अभी समझा रही हूँ। अब खुद ही तुम्हें फर्क नजर आएगा, मैं झूठ नहीं बोल रही। देख, अभी मैंने कहा कि कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट, यानी कंसिडरेशन का बहुत ज्यादा होना जरूरी नहीं है, एडिक्वेट होना जरूरी नहीं है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मान लो कोई प्रॉपर्टी है, कोई फर्नीचर है, कोई घर है, उसका एक्चुअल रेट 1 करोड़ है। मान लो उस घर का एक्चुअल रेट कितना है? 1 करोड़, ठीक है। लेकिन अगर आप आपसी सहमति से, दोनों पार्टी ने आपसी सहमति से किसी, हाँ, फ्री कंसेंट होना जरूरी है, ऐसा नहीं कि जोर जबरदस्ती जबरन, ये सब नहीं। अगर दोनों ही पार्टी के बीच में फ्री कंसेंट है, आपसी सहमति है, और एक देने वाला बोलता है कि सिंस तुम मेरे रिलेटिव हो, तुम मेरे दोस्त हो, जाओ मैं तुम्हें 50,000 में देता हूँ, जाओ मैं तुम्हें 1 लाख में देता हूँ, कोर्ट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। कोर्ट को इस कंसिडरेशन से वो उसको लीगल कंसिडरेशन बोलेगा, तो नहीं बोलेगा कि ये कंसिडरेशन 5 करोड़ की प्रॉपर्टी आपने 1 लाख में कैसे खरीद ली, नहीं बोलेगा। सिंस दोनों पार्टी में फ्री कॉन्सेंट है तो वो कुछ नहीं बोलेगा। कोर्ट के नजर में कुछ भी वैल्यू होना चाहिए जो दोनों पार्टी को एग्रीबल हो, ठीक है। उसके लिए एडिक्वेट होना जरूरी नहीं, यानी 5 करोड़ की प्रॉपर्टी को 5 करोड़ में ही बेचे, क्योंकि कोर्ट को क्यों ये जरूरी नहीं है मैं बताती हूँ। क्योंकि कोर्ट यहाँ पे मूल्य निर्धारण करने के लिए नहीं बैठा है, ठीक है ना, कि ये 5 करोड़ का होना चाहिए। बाद में आप जाके लड़ेंगे, बोलेंगे ये 5 करोड़ का था, ये में से 4 करोड़ दे दिया, ये 3 ही करोड़ होना चाहिए, या फिर देने वाला बोलेगा कि ये में से इसको 2 ही लाख में दे दिया। जबकि प्रॉपर्टी, कोर्ट इज नॉट हियर टू डिसाइड द प्राइस ऑफ द थिंग, आप दोनों पार्टी को डिसाइड करना है। हाँ, कोर्ट के नजर में क्या है कि अगर वो फ्री कॉन्सेंट से वो कंसिडरेशन दिया गया, अभी तुम दिख नहीं रहे हो, तुम्हारा छत दिख रहा है, तुम्हारा फ्लोर दिख रहा है, यू आर नॉट विजिबल। तो क्या हो गया कि ये जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया कोर्ट के लिए, कुछ भी आपने दे दिया, 5 रुपया दे दिया, 10 रुपया दे दिया, लेकिन दोनों के बीच में फ्री कंसेंट है, तो कोर्ट ने उस कंसिडरेशन को एक्सेप्ट किया। अब समझ में आया एडिक्वेट होने का क्या नहीं मतलब है? कंसिडरेशन शुड नॉट बी एडिक्वेट का मतलब कंसिडरेशन जितने की प्रॉपर्टी उतना ही हम पैसा देंगे, ये जरूरी नहीं है। हम ज्यादा देंगे, हम कम देंगे, हम जो भी देंगे हम आपसे सहमति से दे रहे हैं, कोर्ट को कोई दिक्कत नहीं है, वो लीगल कंसिडरेशन माना जाएगा। राइट? Yes, ma'am. समझ में आया? ठीक है। Yes, ma'am. अब हम देखते हैं ये लास्ट पॉइंट क्या। लास्ट पॉइंट बोलता है कि कंसिडरेशन मीन समथिंग विच इज ऑफ सम वैल्यू इन द आईज ऑफ लॉ। इसका मतलब है कि कंसिडरेशन कुछ ऐसा होना चाहिए जिसका लॉ की नजर में, कानून की नजरों में कुछ वैल्यू हो, कुछ मतलब हो। अभी हमने कहा कि उसको तो मतलब ही नहीं है वैल्यू से। अब हम आते हैं इस बात पे, इकोनॉमिक वैल्यू से कोर्ट को कोई मतलब नहीं है। समझ में आया? इकोनॉमिक वैल्यू आप कितना दे रहे हैं, 5,000 दे रहे हैं, 50,000 दे रहे हैं, 5 लाख दे रहे हैं, उससे कोर्ट को मतलब नहीं है। उसको किस चीज से मतलब है? मीनिंगफुल होना चाहिए वो चीज, सफिशिएंट होना चाहिए वो चीज। जैसे कि देखो,
क्या कैसा कंसिडरेशन होना चाहिए, प्रॉमिस के बदले में कुछ ना कुछ उसका कुछ लीगल वर्थ होना चाहिए, यानी कानून की नजर में उसका कुछ मतलब होना चाहिए, कुछ मीनिंग होना चाहिए, कुछ ना कुछ काम बने उस कंसिडरेशन से, वैसा कंसिडरेशन कानून के नजरों में होना चाहिए, तभी वो कंसिडरेशन कहलाएगा। एक एग्जाम्पल है कि पीटर की वाइफ ने पीटर के अगेंस्ट डिवोर्स का केस फाइल कर दिया था कि ये मुझे मेंटेनेंस नहीं देता है और मैं क्या करूंगी कि इससे अलग हो जाती हूँ और इससे इसीलिए मैंने डिवोर्स का केस फाइल किया क्योंकि मुझे पैसे नहीं देता खर्चे के लिए। ठीक है, अब क्या हुआ, पीटर और उसकी वाइफ ने बाद में म्यूचुअल एग्रीमेंट से ये एग्रीमेंट कर लिया, पीटर ने उसको प्रॉमिस किया और वो पे उसको करने लगा, हर महीने जो भी मेंटेनेंस या खर्चे का पैसा वो देने लगा। और उसकी वाइफ ने क्या किया कि वो वापस कर लिया, उससे जो केस किया था उसके अगेंस्ट उस केस को वापस विड्रॉ कर लिया। कोर्ट पूछेगी कि आप क्यों विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, तो वो बोलेगी कि सिंस मुझे अब मेंटेनेंस मिल रहा है तो जो मेरा रीजन था करने का, केस करने का, वो रीजन अब खत्म हो गया, मेरी नीड्स अब फुलफिल हो गई, इसीलिए मैं इस केस को वापस ले सकती हूँ। और ऐसा ये मीनिंगफुल कंसिडरेशन हुआ, कुछ ये सफिशिएंट है, ये स्टेटमेंट कि आप अच्छा ठीक है अब आप ले सकते हो। क्यों ले रहे हो, क्योंकि आपका जो भी जिस किसी चीज के लिए आपने उसको स्यू किया था कि मुझे नहीं कर रहा है, वो आपको पे करने लगा और हर महीना वो पे करेगा और अब आप क्या कर सकते ले, तो इसका कुछ मीनिंग हुआ, ठीक है ना, कोर्ट की नजर में इसका क्या हुआ, मतलब हुआ, कुछ ना कुछ सेंसिबल डिसीजन लिया और ऐसे कंसिडरेशन को कोर्ट बोलेगा कि ये भी वाजिब है। समझ में आया Yes, ma'am. कि इकोनॉमिक वैल्यू से कोर्ट को नहीं मतलब है, लेकिन उसका लीगल वैल्यू होना चाहिए, राइट? समझ में आया? Yes, ma'am. आबिद, तुम्हारा वीडियो में तुम एक बार भी नहीं दिख रहे हो, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम तुम्हारे साथ नहीं होता। सॉरी बेटा, ओके कोई बात नहीं। कंसिडरेशन हम लोगों ने शुरू से देखा है, सबसे पहला पॉइंट कंसिडरेशन का क्या था, इट शुड बी, consideration should not be illusory, should not be unreal, कंसिडरेशन अनरियल या इल्यूजनरी नहीं होना चाहिए। फिर क्या है कंसिडरेशन में कि एडिक्वेट होना जरूरी नहीं है। फिर क्या है कंसिडरेशन में, इधर आते, इल्यूजनरी नहीं होना चाहिए, एडिक्वेट नहीं होना चाहिए। कंसिडरेशन मूव कहाँ से होगा, प्रॉमिसर के साइड से हमेशा मूव होगा, यानी हमेशा क्या करना और नहीं करना है और उसके बदले में आपको क्या मिलेगा, ये हमेशा कौन डिसाइड करेगा, ऑफरर डिसाइड करेगा। आपकी मर्जी तो आप एक्सेप्ट करिए, नहीं तो नहीं करिए। जैसे हमने दुर्गा प्रसाद और बलदेव वाला भी दिखा था कि किसी थर्ड पार्टी के कहने पे उसने काम कर दिया और पैसा वो लेना चाह रहा था, तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, जब तक प्रॉमिसर ने आपको नहीं कहा आप नहीं ले सकते। लेकिन तीसरे केस में हमने क्या कहा, कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम एनी पर्सन इंक्लूडिंग द प्रॉमिसी, या तो वो प्रॉमिसी हो या उसमें कोई बेनिफिशियरी हो जिसको उससे फायदा मिल रहा है, किसी भी कहने से कंसिडरेशन मूव कर सकता है। जैसे हमने चिन्मैया वर्सेस रामैया में देखा, ये मौसी और जो भी है उसके बीच का ये केस है, जहाँ पे पहले तो वो उसको हर महीने देती थी पैसा, बाद में मदर के डिमाइस के बाद वो देना बंद कर दिया और उसको फिर प्लेंटिफ ने क्या किया, स्यू किया और कोर्ट ने कहा कि आपको देना पड़ेगा। सिंस ही इज मे बी स्ट्रेंजर, वो कंसिडरेशन से स्ट्रेंजर है लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट की हिस्सा है, इसीलिए कोई भी दूसरा पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है वो कंसिडरेशन के लिए बोल सकता है। नाउ डिफरेंट प्रॉमिस डिफरेंट कंसिडरेशन, मेरी बाइक खरीदोगी तो बाइक के लिए अलग से 80,000 देना पड़ेगा, मेरा कार खरीदिएगा तो अलग से 2 लाख देना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि 2 लाख में आप मेरा कार भी ले लीजिएगा और मेरा बाइक भी ले लीजिएगा, होगा ऐसा? नहीं होगा। इसीलिए बोला गया कि इंडिपेंडेंट प्रॉमिस और इंडिपेंडेंट प्रॉमिस के लिए इंडिपेंडेंट कंसिडरेशन होना चाहिए। फिफ्थ है, अगेन कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट, मैंने बोल दिया, जैसे कि आप कितनी भी प्रॉपर्टी है, कितनी करोड़ की प्रॉपर्टी हो, अगर 500 में भी आप खुश है तो आप बेच दीजिए, कोर्ट को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बशर्ते कि फ्री कंसेंट होना जरूरी है, उसमें कोअर्शन, उसमें थ्रेटनिंग, ये सब चीज नहीं होना चाहिए। अगर वो आ गया तो फिर कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। नेक्स्ट, कंसिडरेशन इज समथिंग व्हिच द प्रॉमिसर इज नॉट ऑलरेडी बाउंड टू डू, यानी ऐसा कंसिडरेशन दो, ऐसा काम, ऐसी चीजें के लिए
मांगो जो चीज पहले से आप काम करने के लिए बाध्य नहीं हो। जैसे कि आपने 2-3 एग्जाम्पल दिया, कोई भी जिस काम के लिए ऑफिशियली रिस्पॉन्सिबल है वो आपको किसी और काम को करने के लिए, उसी काम को करने के लिए आपसे ज्यादा नहीं मांग सकता है, क्योंकि वो ऑफिशियली रिस्पॉन्सिबल है उस काम को कैरी आउट करने के लिए। समझ में आया? इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है इस पॉइंट में, 6th में है तो बता दो, अभी क्लियर कर लेते हैं। बोलिए आप। Consideration is something which the promisor is not already bound to do. समझ में आ गया सबको या नहीं आया? राधा नहीं सुन पा रही। आ गया। मैम आ फोर्थ गया। इंडिपेंडेंट वाला के बाद फिर नहीं सुनाई दिया है कुछ। अच्छा मैं बताती हूँ, मतलब देयर शुड बी डिफरेंट कंसिडरेशन फॉर, देयर शुड बी इंडिपेंडेंट कंसिडरेशन फॉर इंडिपेंडेंट प्रॉमिस। इसका मैंने एग्जांपल दिया अभी कि मान लो मुझे दोनों चीज बेचना है, अपना घर अपना गाड़ी सब बेचना है, तो जो घर का जो मूल्य होगा वो अलग होगा, गाड़ी का जो मूल्य होगा वो अलग होगा। क्या एक साथ हम सब कुछ बेच देंगे अपना एक ही प्राइस में? नहीं नहीं ना, इसीलिए इंडिपेंडेंट प्रॉमिस है। घर बेचने का ऑफर अलग है, वो प्रॉमिस अलग है, उसके लिए अलग रेट है। गाड़ी बेचने का ऑफर अलग है, तो अलग अलग ऑफर के लिए अलग अलग प्रॉमिसेस होना चाहिए, अलग अलग कंसीडरेशन होना चाहिए। आप समझ में आया लवली? यस ठीक है। और उसके बाद मैंने बोला कंसीडरेशन से आप वैसे चीजों के लिए कंसीडरेशन नहीं मांग सकते जो ऑलरेडी आप बाउंड है करने के लिए, यानी कि one cannot ask for consideration for something which he is not already bound to do. काम करने के लिए आप मान सकते हैं जो आप ऑलरेडी बाउंड नहीं है। जैसे कि एग्जांपल दिया कि मैं देखो मैं तुम लोगों को पढ़ाने के लिए ड्यूटी बाउंड हूँ, सिमेज ने मुझे रखा है पढ़ाने के लिए। यस अच्छा अब मैं देखो मैं तुम लोग को अच्छे से लॉ पढ़ा देती हूँ, लेकिन तुम सबको 500 रुपया मुझे देना पड़ेगा, ये क्या वैलिड कंसिडरेशन है? होगा? नहीं नहीं होगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी ये काम करना मेरा कर्तव्य है, मेरा ये काम है, मुझे इसी काम के लिए सिमेज ने रखा है, तो ये अलग से कंसिडरेशन नहीं मांग सकते। हाँ लेकिन मैं अलग से आपको कोई दूसरा आपका हेल्प करूं जो पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड नहीं है, ठीक है ना, मैं तुम्हारे लिए कुछ बुक्स लेके आऊं, अब बुक्स खरीदने के लिए सिमेज मुझे पैसे नहीं दे रहे, पर मेरे पास मेरे बगल में वो बुक्स अवेलेबल है, तुमने मुझे बोला ले आइएगा मैम, अगर मैं ले आती हूँ तो क्या मैं वो पैसे मांगूंगी या वो भी नहीं मांगूंगी? मांगेंगे। तो जो काम करने के लिए मैं ऑफिशियली बाउंड हूँ उस काम के लिए मुझे अलग से कंसिडरेशन में नहीं मांग सकती हूँ, लेकिन जो कोई दूसरा काम है जिसके लिए मैं ऑफिशियली बाउंड नहीं हूँ उसके लिए मैं मांग सकती हूँ। जैसे हमने ट्रांसपोर्टर के एग्जांपल में देखा कि जो ट्रांसपोर्टर है वो मेरा सामान कहीं एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट में ले जाता है, तो उसके लिए एक मूल्य दे सकता है, लेकिन उसको फिर ये नहीं बोलेगा कि मुझे सेफली पहुंचाने के लिए अलग से 500 रुपए चाहिए। लेकिन अगर हम 2 पार्सल उसको देते हैं और दोनों पार्सल अलग अलग एड्रेस पे पहुंचाने के लिए बोलते, तो अलग अलग पार्सल के लिए वो अलग अलग कंसिडरेशन मांग सकता है। यस मैम यही है वो बात। ओके अब ये सब तो हो गया। एंड कंसिडरेशन इज समथिंग इन द वैल्यू ऑफ आइज ऑफ लॉ, सम वैल्यू ऑफ इन द आइज ऑफ लॉ का मतलब है क्या हुआ कि कंसिडरेशन का कुछ ना कुछ कोर्ट में मूल्य होना चाहिए, कोर्ट के नजर में कुछ ना कुछ पर्पस फुलफिल होना चाहिए, जैसे कि हमने एग्जांपल दिया पीटर एंड उसकी वाइफ वाला। अब हम आते हैं एक्सेप्शंस, यानी कि बहुत सारे। अच्छा कंसिडरेशन क्या है? एसेंशियल एलिमेंट है कॉन्ट्रैक्ट का। कंसिडरेशन इज द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, राइट? यस मैम यस तो क्या बिना कंसिडरेशन के भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है? बोलो क्या मैम क्या बिना कंसिडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है? नहीं हो सकता ना, बिना एसेंशियल एलिमेंट के कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है? नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता मैम। इसके क्या नहीं हो सकता, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस है, अपवाद है। जैसे कि देखो अपवाद कहाँ कहाँ पे है। सबसे पहला प्रॉमिस मेड ऑन अकाउंट ऑफ लव एंड अफेक्शन। अगर आप किसी को प्यार से स्नेह से रिलेशनशिप के कारण कभी किसी को कुछ देते हैं, तो वैसे नेचुरल लव अफेक्शन के कारण दिए गए वेल्थ के अगेंस्ट आप कोई कंसिडरेशन आपको
नहीं मिलेगा। जैसे कि कोई बाप है, वो जितना संपत्ति अर्जित किया वो अपने बेटे के नाम पे लिख देता है। अब बोलेगा बेटे को कि मैंने तुम्हें सारे नाम सारा तुम्हारा अपना प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम से अर्जित कर दिया, तो तुम भी मेरे लिए फलाना काम करो, तुम भी मुझे इतने पैसे दो या इस प्रॉपर्टी का कुछ भी दो, नहीं बोलेगा ना। क्योंकि आपने ये क्यों लिखा? आउट ऑफ लव, आउट ऑफ अफेक्शन, आउट ऑफ रिलेशनशिप। आपका प्यार आपके बेटे के प्रति ऐसा है कि आपने अपनी सारी संपत्ति उसको दे दी या किसी थर्ड पर्सन को दे दिया, जिसको भी आपको देना है। इसके बदले में आप कुछ कंसिडरेशन यानी कोई प्रॉमिस नहीं मांग सकते हैं। मांग सकते हैं, ले सकते हैं कुछ जबरन,